नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं परिवार बचाओ अभियान व्यक्तिगत रूप से चला रहा हूं और काफ़ी वीडियो मैं पुरुषों के फेवर में बनाता रहता हूं कि किसी भी तरीके से जो महिलावादी कानून है ये परिवारों को न तोड़ पाए और पुरुषों को आत्महत्या करने से बचाएं। इसी के संबंध में मैं बहुत सारे वीडियो अपने पहले भी पोस्ट कर चुका हूं। बेसिकली आपने देखा होगा कि महिला कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना देती है और कहानी बना के वो मायके में जाके बैठ जाती है। उसमें एक ही तथ्य रहता है कि पति ससुराल वालों ने छोड़ दिया, दो कपड़ों में निकाल दिया। इस तरीके की चीज़ें आपको अमूमन देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दहेज का लेन देन की दहेज मांग रहे थे, मारपीट कर रहे थे, चाहे वो शादी को 2-4 साल 5 साल हो जाए। लेकिन क्या होता है कि उनको इतना ट्रैप कर दिया जाता है कि आपको पति की आधी तनख्वाह मिलेगी, घर बैठे आपको मेंटेनेंस मिलेगा, तलाक के टाइम पे एक मुश्तरका मिलेगी। ये सारी की सारी धारणाएं दिमाग में डाल दी जाती हैं। तो क्या होता है कि महिला एक झूठी कहानी बना के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2% ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ वास्तविक घटनाएं होती हैं, लेकिन जो झूठी महिलाएं हैं जो कानून का सहारा ले रही हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, इनकी वजह से जो सच्ची पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो आज हम बताएंगे कि 125 सीआरपीसी के तहत महिला किन किन कारणों से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, और ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप उसमें देखना और अपना बचाव करना, क्योंकि हमारे जो वीडियो हैं वो हम प्रैक्टिकल बेस पे अपने वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। बस आप लोगों से आग्रह ये है कि हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि कि हमें भी इंटरेस्ट आए कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं लॉ में वो आप लोगों के सामने हम रख सकें। मेरी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। हम भी आप लोगों से मदद मांगते रहे हैं और हमेशा आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है, और काफ़ी विचित्र स्थिति से हम गुजर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्रेम, इसने हमें आगे के लिए हिम्मत देता रहा है। इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों तक हर वो बारीक चीज़ें पहुंचाएं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, आप लोग अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि महिला जब भी मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का केस करती है तो वो अपने परिवार में बहुत सारे अनलगर आरोप लगा देती है। पति दारू पीता था, दहेज मारते थे, मारपीट करते थे, अकेला भेज दिया, छोड़ दिया, दो कपड़ों में, मार बवाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देती है। तो पत्नी कौन कौन से आधार पे मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, और इस ये भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब को कोई नुकसान होगा या आपकी जॉब से कोई पैसा ले लिया जाएगा, या यदि आप अपना शो कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है कि हमारी सैलरी इतनी है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि रिलायबिलिटीज आपकी भी बहुत हैं और आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, आपके घर परिवार अपने व्यक्तिगत खर्चे भी हैं। उन सारे खर्चों को निकालते हुए ही आपको पूरा एक डिस्क्लोजर देना है, अगर आप न्यायालय में देना चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे खर्चे हैं। क्योंकि आपको सीधे सीधे अपनी सैलरी नहीं बतानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो पहली बात यह है कि पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती। किस रीजन पे नहीं ले सकती? अगर वो हाईली एजुकेटेड है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, हष्ट पुष्ट है, काम करने में सक्षम है, तो वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती अपने पति से। लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाएं परिवार में क्या करती हैं, परिवार में लिख देती हैं कि हमें कोई काम नहीं आता, सिलाई बुनाई भी नहीं आती, मतलब वो सारे काम डिनाई कर देती हैं उसमें और अपने आप को बिल्कुल अपाहिज दिखा देती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सीआरपीसी 125 उन लोगों के लिए है ना जो अपंग हैं, काम नहीं कर सकते हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, जो उनके लिए है ये। उन पत्नियों के लिए, उनके लिए नहीं है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठी हुई हैं, काम धंधा भी कर रही हैं, हिडन में पीछे से काम कर रही हैं, स्कूलों में पढ़ा रही हैं, जॉब कर रही हैं, और सामने से आके कोर्ट में बोलती हैं कि नहीं ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम नहीं जानती हूँ, मैं ये नहीं जानती हूँ, मैं ग्रेडी थी, फलाना ढिकाना। इन सारी चीज़ों को आपको पकड़ना है। और हष्टपुष्ट महिला के लिए मेंटेनेंस नहीं है, वो काम भी कर सकती है।
ऐसी बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह के हैं। लेकिन आप इस चीज़ पे भी मत जाना, जिन सुप्रीम कोर्ट के जिन आदेशों में एडवाइजरी या डायरेक्शंस इशू होते हैं वही काउंट किए जाते हैं। अदरवाइज तो हाई कोर्ट के जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑलरेडी एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि महिला अगर पढ़ी लिखी है तो भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कभी कहते हैं महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा या देना पड़ेगा, साथ में रह रही है तो ये तरह तरह की मेरिट टू मेरिट ये जजमेंट डिसाइड होते रहते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आपकी पत्नी ने बिना किसी कारण के आपका घर छोड़ा है, अब कारण की मैं बात बता दूं। कारण का ये है कि जैसे सपोज आपके घर से आपकी पत्नी आ गई और 1-2 महीने रही और उसने क्या किया, उठा के दहेज प्रथा का केस लगा दिया, घरेलू हिंसा का लगा दिया, 125 CRPC लगा दिया, उसने सारे रामबाण अपने लगा दिए और उसने लिख दिया कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, 2 कपड़ों में निकाल दिया, फलाना ढिकाना। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि जब तुम्हें घर से निकाला गया, क्या तुमने वहाँ पे अपने पति को पाबंद कराया था 107-16 में? क्या तुमने ऐसी कोई स्थिति ऐसी पैदा की थी? क्या वो ऐसी कोई शिकायत की थी? आपने मायके में आके कोई पुलिस को ऐसी शिकायत की थी जो पाबंद किया जाए? आपने सीधा सीधा आए और आप सीधा सीधा आके आपने केस फाइल कर दिया। तो ऐसे कैसे साबित हो कि आपने इस तरीके से आपको निकाला गया? तीसरी चीज़ ये आती है कि अगर महिला ने अपने परिवार में कुछ झूठ बोला और झूठ बोल के कोई आदेश कराया है, कोई झूठा एफिडेविट दिया है, तो मैंने उसके संबंध में भी बात की है। वो तो ऑलरेडी एफिडेविट झूठा देती है, क्योंकि उसमें लिख देती है, जो बढ़ा चढ़ा के सैलरी लिख देती है, बढ़ा चढ़ा के बातें लिख देती है जो कभी साबित ही नहीं हो पाती है। क्योंकि ये जो CRPC 125 है ना, इसको साबित करना पड़ता है। ये 498A जैसा केस नहीं है। या फिर चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि पति बिल्कुल बेरोजगार है, पति कुछ करता ही नहीं है, या पति बीमार है, या पति को कोई बीमारी है, संगीन बीमारी है, या कोई हैंडीकैप्ड है, तो पत्नी भरण पोषण नहीं ले सकती उससे। केस फाइल कर सकती है, अलग बात है, लेकिन भरण पोषण नहीं ले सकती। आप कोर्ट में झूठ बोल के कोई भी फायदा नहीं ले सकते, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। तो आपको सबसे पहले इसका एफिडेविट उठाना चाहिए। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि 340 की कार्रवाई कैसे करनी चाहिए। बहुत से लोग 340 CRPC की कार्रवाई करने के साथ साथ में 195 IPC लगा देते हैं, जिस वजह से उनका 340 का प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है। तो ऐसी गलतियां नहीं करें। आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से मूव करना है और किस तरीके से मेंटेनेंस से बचना है, एजुकेशन को कैसे हमें डिफेंड करना है जब 125 CRPC में एजुकेशन दिया जाता है। उसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको हर बारीकी आपको पता चलेगी, और ऐसी बारीकी जो कोई आपको बताएगा नहीं, आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचो। पांचवी चीज़ है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा अगर वो एडल्ट्री में है। अब एडल्ट्री कैसे साबित करेंगे? अगर वो एडल्ट्री में है, किसी के साथ रह रही है, लिव इन में रह रही है, या उसने शादी कर ली है, या किसी के साथ में मतलब उसके अंतरंग तस्वीरें हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती वो। तो ये डाइवोर्स का भी एक ग्राउंड बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगा, जिसमें कि लोग बोलते हैं कि मानहानि पत्नी पे मानहानि कैसे लगाएं, झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। तो हम अभी बताएंगे कि किस तरीके से आप इनसे डैमेज ले सकते हैं, डैमेज क्लेम ले सकते हैं। आपका डाइवोर्स हो गया हो या ना हो गया हो, किस तरीके से डैमेज इनसे रिकवर कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें। आप तक कानूनी जानकारियाँ जो प्रैक्टिकल वे में है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।